तो आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं जो सारे नियम तोड़ने के लिए ही बना है। जरा सोचिए, एक ऐसा ओएस जो पूरी तरह से वेब की भाषा यानी जावास्क्रिप्ट पर चलता हो। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? खासकर उनके लिए जो C++ या रस्ट जैसी भाषाओं में ओएस बनते देखने के आदी हैं। पर यही वो सवाल है जो नोड ओएस के दिल में है, और आज हम इसी को जरा गहराई से समझने वाले हैं। और देखिए, वो जो एक काल्पनिक सवाल था, अब वो सिर्फ एक सवाल नहीं रहा। उसका जवाब है नोड ओएस। ये एक असली प्रोजेक्ट है जिसका एक ही मकसद है, एक ऐसा ओएस बनाना जो पूरी की पूरी तरह से Node.js और जावास्क्रिप्ट की पावर पर चले। तो आखिर ये काम करता कैसे है? मतलब नोड ओएस ऐसा क्या अलग कर रहा है जो इसे इतना खास बना देता है? चलिए देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नियमों को कैसे बदल रहा है। तो टेक्निकली अगर देखें तो नोड ओएस है क्या? देखिए, इसकी नींव दुनिया के सबसे भरोसेमंद सिस्टम यानी लिनक्स कर्नल पे बनी है। लेकिन असली जादू तो इसके ऊपर होता है। जहां बाकी ओएस अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, वहीं नोड ओएस यूजर स्पेस के लिए सिर्फ और सिर्फ Node.js यूज करता है। अच्छा, इस बदलाव को ऐसे समझिए। एक नॉर्मल ओएस में कमांड लाइन के लिए बैश शेल होता है और सॉफ्टवेयर के लिए apt-get या yum जैसी चीजें होती हैं। नोड ओएस इन सब को हटाकर पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आ जाता है। रन टाइम के लिए Node.js और पैकेज मैनेजमेंट के लिए npm। और npm का जिक्र करना यहाँ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर नोड ओएस की असली सुपर पावर छिपी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी की, जो इस ओएस के लिए एक तरह से बिल्ट इन ऐप स्टोर का काम करती है। लगभग 2.5 लाख। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन सॉफ्टवेयर पैकेजों की संख्या है जो नोड ओएस के लिए पहले दिन से ही मौजूद थे। सोचिए, किसी भी नए ओएस के लिए ये एक सपने जैसा है कि लॉन्च होते ही उसे इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल जाए। और इस प्रोजेक्ट के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। नोड ओएस का मकसद सब कुछ खुद से बनाना नहीं है। इसका काम है एक छोटा हल्का सा बेस तैयार करना, ताकि बाकी सारा का सारा काम npm का विशाल इकोसिस्टम संभाल सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जबरदस्त है। npm पर मौजूद हर एक पैकेज, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, नोड ओएस के लिए एक ऐप बन सकता है। और क्योंकि npm पर कोई भी अपना कोड डाल सकता है, इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी डेवलपर नोड ओएस के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। ये तो सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया का एक तरह से लोकतंत्रीकरण हो गया। लेकिन देखिए, कोई भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी उन लोगों के बिना कुछ नहीं होती जो उसे बनाते हैं। नोड ओएस सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है, ये दुनिया भर में फैले एक जोशीले ओपन सोर्स कम्युनिटी की कहानी है। और ये प्रोजेक्ट ना पूरी तरह से खुला और सहयोगी है। MIT लाइसेंस ये पक्का करता है कि ये सबके लिए फ्री है, और पुल रिक्वेस्ट फ्रेंडली होने का मतलब है कि टीम बाहें फैलाकर नए आइडियाज और योगदानों का स्वागत कर रही है। और इस कम्युनिटी में क्या कमाल के लोग शामिल हैं। शुरुआती दिनों में डेविड जू जैसे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाने में मदद की, तो वहीं फॉरेस्ट नोवेल ने इसे रास्पबेरी पाई जैसी छोटी डिवाइस पर चलाकर दिखा दिया, और मैक्स ऑगडन जैसे लोगों ने डॉकर के साथ इसकी हदों को परखा। और ये सहयोग हर लेवल पर था। एक तरफ मैक्स बर्नस्टीन जैसे डेवलपर थे जो गहरी तकनीकी चुनौतियों में जुटे थे, तो दूसरी तरफ जीसस कंबारो जैसे लोग थे जो प्रोजेक्ट की दिशा पर अहम चर्चा कर रहे थे, और जैक वर्बिटन जैसे लोग डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बना रहे थे। ये दिखाता है कि एक कामयाब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में हर तरह का योगदान कितना मायने रखता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। इस पूरे अनोखे प्रयोग का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? तो संक्षेप में कहें तो नोड ओएस लिनक्स की चट्टान जैसी मजबूती को Node.js की स्पीड और npm की विशाल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के साथ जोड़ता है। ये एक मिनिमलिस्ट सोच का नतीजा है जिसे ग्लोबल ओपन सोर्स कम्युनिटी ने सच कर दिखाया है। और ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाने के पुराने तरीकों को चुनौती देते हैं तो क्या कुछ कमाल का हो सकता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। नोड ओएस भले ही एक प्रयोग हो, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछता है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वेब की भाषा ही हमारे सारे डिवाइस को पावर देगी? सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?